अस्सलाम वालेकुम। एक नए ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ टॉकिंग पॉट में। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार लिखारी हैं, फिक्शन राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं और इजरा एक मैगज़ीन है उसके मुदीर हैं। इसके अलावा वीलॉगर हैं, फ़िल्म क्रिटिक हैं। मैं जनाब इकबाल खुर्शीद साहब को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने इतनी तारीफ़ की। मुझे लगा मैं एक ब्रांड बन गया हूँ, लेकिन खैर ऐसा नहीं है, आप दोस्तों की नहीं सर, मोहब्बत है। ब्रांड तो आप बन गए हैं और अगर कोई माने या ना माने, क्योंकि 39,000 फॉलोअर्स और ऑर्गेनिकली फेसबुक पे आज के ज़माने में होना बहुत बड़ी बात है। आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है यूट्यूब पे और वो आपकी अपनी काबिज से हुआ है, तो जाहिर है कि बहुत सारे देखने वालों को भी ये चीज़ पता चलेगी कि संजीदगी के साथ भी बिल्कुल, अपने बिल्कुल। मौजू के हिसाब से भी अगर काम किया जाए, नॉट डेली कंटेंटिंग वाला जो आजकल फैमिली कंटेंट का मामला चल रहा है, काम हो सकता है। हुँ। तो कैसे ख्याल आया कि इतनी जल्दी आपने इसको पिक किया, सोशल और डिजिटल मीडिया को? असल में इसको इस वजह से पिक किया कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का बूम आ रहा था और सोशल मीडिया से हम पहले मुतारिफ़ हुए, ये हमें थोड़ी देर में अंदाज़ा हुआ कि डिजिटल मीडिया किस तरह काम कर रहा है। तो ये सोशल मीडिया था, फ़ेसबुक था, इज़हार का ज़रिया था। चूँकि मैं जर्नलिस्ट था, तो जर्नलिज़्म में आप चाहते हो कि इज़हार के ज़्यादा से ज़्यादा ज़राए आपके पास हों। आप लिख सको, फ़ौरी रिएक्शन दे सको किसी वाक़ये पे। जैसे वुकला तहरीक वो पहली तहरीक थी जिसके अंदर हमारी ज़ाती एक शमूलियत हमने महसूस की, अपनी ज़ात का हिस्सा महसूस किया। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर सियासत पे तबसरे और फिर फ़िल्मों पे इज़हार ख़याल। आपको पता है कि फ़िल्मों पे तो ये होता है कि ट्रेलर आया तो ट्रेलर पे बात होगी, फ़िल्म रिलीज़ हो गई तो फ़िल्म रिलीज़ पे बात होगी, फर्स्ट डे कलेक्शन पे बात होगी। तो इज़हार के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करना शुरू किया, तो फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए और बाद में इसको करियर का भी ये हिस्सा बना। वेबसाइट्स, न्यूज़ वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स और कंटेंट एनालिसिस। आपको डिजिटल पे जो लोगों ने पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, वो हम सब से बहुत ज़्यादा हुँ। आपको शुरू में इनिशियली जब आपका मामला था, ज़ाहिर है एक्सप्रेस से आपकी वाबस्तगी रही, दूसरे इदारों के साथ रही, लेकिन जो सबसे पहले, क्योंकि वो जो डिजिटल कंटेंट ही था हम सबका। असल तो में हम सब का जो काम था, अगर डिजिटल कंटेंट की बात करें तो वो हम सब का जी, जी, प्लेटफ़ॉर्म था। लेकिन डिजिटल। वैसे अखबार के हिसाब से एक्सप्रेस जो था, जी। उसने शनाख्त दी चूँकि जी, उसकी नहीं, जो वो बायलाइन मैं आ थी। रहा हूँ हाँ, उस तरफ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अभी मैं डिजिटल साइड पे बात कर बिल्कुल, रहा था कि एग्ज़ैक्टली। डिजिटल पे आपकी शनाख्त जो बनी, वो आपकी जो आर्टिकल्स लोगों को महसूस हम होने सब लगे, पे वो हाँ, हम सब बिल्कुल। से हुए। तो ये कितना बड़ा रोल प्ले किया हम सब ने आपको इस तरफ एनकरेज करने के लिए? हम सब का रोल ये था कि असल में मैं तो खुद अखबार से वाबस्ता था और उस अखबार ने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी थी और उसकी वेबसाइट पे जो चीज़ें शाये हो रही थी उनका एक्सेस बहुत ज़्यादा था। एक्सप्रेस की वेबसाइट एक ज़माने में और शायद अब भी पाकिस्तान की बड़ी वेबसाइट्स में से एक है जिसकी रसाई बहुत ज़्यादा है। तो उस रसाई की वजह से हमें ये एहसास हुआ कि अखबार में हमारा छपना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें सोशल मीडिया पे भी खुद को ज़ाहिर करना पड़ेगा, मौजूद होना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी पढ़ने वाले मौजूद हैं और वो डिज़र्व करते हैं कि आपका काम अगर मेयारी है तो उन तक पहुँचे, या अगर मेयारी नहीं है तो जैसे फ्राइडे को फ़िल्म लगती है और ऑडियंस उसे देख के रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह हम फेसबुक पे गए, वहीं से हमारी ख्वाहिश हुई, हमने जब देखा कि एक्सप्रेस की वेबसाइट बूम कर रही है, तो हमने देखा कि जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वहाँ पे भी कंटेंट जाना चाहिए। अच्छा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मैंने एक चीज़ को देखा, थोड़ा-सा मैं आपसे इसलिए भी, वहाँ पर अगर देखिए तकरीबन 100 प्लस न्यूज़पेपर्स जो हैं वो पब्लिश्ड होते हुँ, हैं हुँ, आज हुँ। भी डेली, और उसमें तमाम ज़ुबानों के शामिल हैं। लेकिन उसके साथ-साथ उनकी वेबसाइट्स पे भी सारा काम हो रहा है, तो वहाँ वो पैरेलल लेके चल रहे हैं। हुँ। हमारे पास ऐसा क्यों है कि हमारे लिए अब न्यूज़ प्रिंट जो है वो इस वक़्त डाइंग फ़ॉर्म में जा रहा है? असल में हमारे यहाँ चूँकि फ़ैसले बहुत जल्दी होते हैं, गौर-व-फ़िक्र नहीं होता, शायद इस वजह से ये तसव्वुर उभर रहा है कि प्रिंट महदूद हो रहा है। प्रिंट वाक़ई महदूद हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसे कुछ अरसे और साँस दे सकते हैं, बाहर रख नहीं सर, सकते हैं। प्रैक्टिकल बात करें ना सर, हुँ, हेरल्ड बंद हो गया, हुँ, न्यूज़ लाइन बंद हो गया। हुँ। ये वो मैगज़ीन्स हैं जो अरसे से इंग्लिश उसमें, अब अखबार जहाँ कितना प्रिंट हो रहा है या मैग कितना आ रहा है। तो मतलब अब आप अगर डेली जंग की बात करें, एक्सप्रेस की बात करें, दुनिया ये कितने प्रिंट हो रहे हैं? मतलब इसकी क्वांटिटी क्या बिलाशुबा है? प्रिंट जो है वो बहुत महदूद हो गया है। प्रिंट को ज़िंदा रखने के लिए आपको मतलब मोहब्बत ही एक ज़रिया है, अदरवाइज़ माशी तौर पे उसमें मसाइल हैं और डिजिटल ही फ्यूचर नहीं, है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ने इसको कैसे कवर किया? वहाँ बंद नहीं हो रहे। नहीं, हिंदुस्तान में बंद तो नहीं हुए, लेकिन हिंदुस्तान में महदूद तो हुए हैं और दूसरा मसला ये है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान और हमारी आबादी में लगभग 1 अरब का फ़र्क है। तो दुनिया भर में प्रिंट महदूद हो रहा है, हमारे यहाँ भी महदूद
महदूद होता जा रहा है। हिंदुस्तान में वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अपने पॉलिटिकल अपनी उन ऑडियंस के ज़रिए जो उन अखबारात से जुड़ती हैं ख़ुद को ज़िंदा रखे हुए हैं, और नए नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स आते हैं। उन्होंने अखबारात की कीमत कम कर दी है। अब मेरे ख़्याल में अखबारात की कीमत भी एक मसला है, लोग उसके लिए यौमिया 25 रुपये देने को तैयार नहीं हैं। वो सोचते हैं हम ई पेपर पे चले जाएं। तो जो ई पेपर फॉर्मेट है उससे ई पेपर फॉर्मेट वेबसाइट से जी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल है। उनको इंटरलिंक किया जा सकता है प्रिंट के साथ। अब ऐसे सब्सक्रिप्शन प्लान हैं जो इंटरनेशनल अखबारात हैं कि आप प्लान ले लें, और अक्सर $2 से $3 का प्लान है जिसमें आपको प्रिंट भी मिलेगा, ई पेपर भी मिलेगा और डिजिटल भी मिलेगा। तो खैर प्रिंट की कहानी जो है वो मुश्किल में तो है। अच्छा, और दूसरा ज़ाहिर है कि एक एज फिक्शन राइटर आपको कितना सोशल मीडिया से फ़ायदा हुआ कि जब आपका जो प्रिंट का मीडिया था उसके बाद जब आप उसको सोशल या डिजिटल पे लेकर आए तो उससे आपको कितनी ज़्यादा कामयाबी या कितने ज़्यादा लोग मिले? अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, होता क्या है कि अब एक अदबी जरीदा है जिसकी तादाद जो इसमें कोई शायद छपती है वो 500 की तादाद में छपती है। आप जानते हैं कि टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेव्स्की के ज़माने में तो अखबारात में उनकी कहानियाँ शाये होती थी, और डाइजेस्ट में छपे तो फिर भी 50,000 लोगों तक या 10,000 लोगों तक तो आज भी पहुँच जाती है। लेकिन जो अदबी जरीदा उसकी रसाई होती है 500 अफराद। उनमें से भी सिर्फ 300 अफराद आपको पढ़ते हैं। उनमें से 10 सोचते हैं कि आपको फीडबैक देंगे और 5 आपको फीडबैक देते हैं। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पे जो अदबी पेजेस बने, फिल्मी पेजेस बाद में बने, पहले अदबी पेजेस बने थे। उन अदबी पेजेस पे कमाल ये होता था जनाब कि आपको 300-400 अफराद फीडबैक दिया करते थे। नेगेटिव फीडबैक भी होता था, आपकी हौसला शिकनी भी होती थी, मगर इतना फीडबैक हैरानकुन था। अच्छा, फिर उसी में कहीं इखलाक अहमद साहब या मोहम्मद हमीद शाही साहब, हमारे दोस्त काशिफ रज़ा, रफ़ाकत हयात, आपका फीडबैक भी आता था, और ये फीडबैक आपका खून बढ़ाने वाला होता था। कभी कभार आप हैरान रह जाते थे कि अगर सलीमुर रहमान साहब सोशल मीडिया पे हैं, खुर्शीद रिजवी साहब सोशल मीडिया पे हैं, हसन मंजर सोशल मीडिया पे हैं, तो वहाँ से भी अगर एक आध जुमला, एक आध लफ्ज़ आपको मिल जाए, तो ये बड़ी हैरानकुन चीज़ थी। लिटरेचर को या लिखी हुई चीज़ों को पुश किया सोशल मीडिया ने, और वो पुश मैंने महसूस किया, और उसकी रसाई बढ़ी, लिटरेचर की रसाई भी बढ़ी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जब ये एक आम तौर पे मतलब मैं कॉमन एक सिटीज़न की बात करता हूँ, एक कॉमन शहरी की बात करता हूँ, आपने इतनी जल्दी पिक किया। इदारों ने अभी तक उनकी उस तरीके से, इस तरीके से, मतलब जो भी मौजूद हैं, जो भी इदारे मौजूद हैं, मैं लेट्स सपोज़ हेरल्ड भी था। तो हेरल्ड जैसा जो एक मैगज़ीन था, ज़ाहिर है डॉन ग्रुप उसके पीछे मौजूद था। आपने उसको सरासर उसका वजूद ही ख़त्म कर दिया। आप उसको भी तो डिजिटल साइट के ऊपर लेकर आ सकते थे। आप उस तो ये वाली चीज़ों की तरफ उनका पेनिट्रेशन आपको क्यों नहीं लगता कि उन्होंने इसका मीडियम का सही फ़ायदा ना उठाया? अच्छा, हेराल्ड और न्यूज़ लाइन वाली जो कहानी थी ना, ये जी, जब डिजिटल का बूम हमने एक्सेप्ट किया, बूम तो जी, वो आ रहा था, हम जी, देख नहीं पा रहे थे। जी। लेकिन जब हमने एक्सेप्ट किया, वो उससे पहले ही बंद हो गए थे। अच्छा, लेकिन जो उर्दू अखबारात थे ना, जी, अगर आप देखें तो उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया। ठीक है। एक्सप्रेस ने फ़ायदा उठाया, एआरवाई उठाता है, जियो, अ, दुनिया अखबार, ये बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ऐप्स बनाई हैं। ये ऐप्स पे मौजूद हैं, ये फेसबुक पेजेस पे मौजूद हैं, इनकी ट्विटर्स पे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, इनके यूट्यूब पेजेस मौजूद हैं। इन्होंने हर प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया है। टिकटॉक को किया है, व्हाट्सएप चैनल्स का एक नया कॉन्सेप्ट आया है बिल्कुल। जो अभी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन हुँ, व्हाट्सएप चैनल्स पे लोग जो न्यूज़ मीडिया हैं हमारे, हुँ। वो मौजूद हैं। तो जो उर्दू मीडिया है ना, वो तो तमाम प्लेटफॉर्म्स का से इस्तेफ़ादा कर रहा है, उससे पैसे भी कमा रहा है और अपनी रसाई भी बढ़ा रहा अच्छा, है। ये बताइए कि जब डिजिटल मीडिया के ऊपर इतना प्रिंट पे की चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है, तो इसके ऊपर जो नाशिर है, जो पब्लिकेशन हाउस हैं, किताबों की इस वक़्त, क्योंकि आप जाते हैं, मैं हुँ, देखता रहता हुँ, हूँ, हुँ, आपके वीलॉग्स हुँ। भी आते हैं, चीज़ें वो आप क्या देखते हैं कि अब जैसे जो आपने काशिफ़ रज़ा साहब का ज़िक्र किया, रफ़ाकत साहब का ज़िक्र किया, अख़लाक़ साहब का किया, और भी बहुत सारे बेशुमार लोग हैं। इनकी किताबें क्या बिक रही हैं? अच्छा, किताबें बिकने का मामला ये है कि कुछ नाशरीन तो ये दावा करते हैं कि हमारा जो राइटर है, हमारा जो टाइटल है वो बिक रहा है। जैसे संग मील की किताबें बिकती हैं, संग मील से मेरी भी एक किताब शाये हुई तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ीडबैक मिला। जहलम बुक कॉर्नर की कुछ किताबें, उनकी किताबें यकीनी तौर पे वो बहुत अच्छी तरह उन्हें मार्केट करते हैं, और उनकी ये चीज़ बहुत अहम है कि वो अपने जो राइटर है उसे स्टार बना के पेश करते हैं। देखिए, पहले राइटर को तो कभी कोई जानता ही नहीं था ना, सही है। बदकिस्मती से। फिर हुआ कि अदबी मेले और सेमिनार्स होने लगे, फेस्टिवल्स होने लगे, तो जो हमारे राइटर्स थे वो स्टार बन गए। लेकिन जहलम बुक कॉर्नर ने ये चीज़ बहुत अच्छी की, और हुँ, मैं दोनों गगन शाहिद और अमर शाहिद हैं, उनको मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने अपने राइटर को स्टार बनाया। ठीक है। उसके लिए जब वो अपने यहाँ उनकी जो फेस्टिवल्स कह लें, फेस्टिवल्स में भी, और जो ये कराची बुक फेयर होता है, लाहौर बुक फेयर होता है, वहाँ वो रखते हैं कि जी राइटर आएगा, आप हुँ। राइटर से आके मिलें, दस्तखत करवाएँ, उसको प्रोटोकॉल देते हैं, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। तो कुछ किताबें बिक भी रही हैं, थोड़ा-सा एफर्ट करना पड़ेगा। जो सोशल मीडिया से हम-आहंग हो गया नाशिर, उसकी किताब को बूस्ट मिलता है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि चूँकि अब ज़िक्र निकला तो बात से बात ही होगी, फिर हम अपने सेगमेंट की तरफ आगे भी चलेंगे। अब आपने अदबी मेलों की बात की। अच्छा, मैं मुस्तकिल देख रहा हूँ कि एक 10 साल का एक अदबी फ़िज़ा पे हम बात करें, तो ये एक ट्रेंड सेट हुआ। हुँ। आप
आपको मैंने बहुत सारी जगहों पे, कई जगह पे निज़ामत करते हुए देखा, कहीं जगह मैंने स्पीकर के तौर पे देखा, मुख्तलिफ सेशंस में आपकी शिरकत होती रही। आप मुझे बताइए कि ये मोनोटोनस का शिकार नहीं हो रहा? हाँ, ये होता है ये मामला दिखाई देता है हमें। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि इसमें यकसानियत है, इसमें नयापन आना चाहिए, चीज़ों में तनव्वुर पैदा होना चाहिए, तो तजावीज़ दी जाती हैं। कुछ जगह तजावीज़ से जो है तनाज़ा पैदा होता है, कुछ जगह तजावीज़ को कबूल भी किया जाता है। मगर सही है, यकसानियत का उनसर तो आता है। नहीं, तो ये पूछने में जो मेरी दिलचस्पी है वो ये है कि वही सेट पैटर्न चीज़ें, उसी के हुँ। हद तक हम कैसे फिर जो हमारी जो आने वाली नस्ल है, मतलब आने वाली नस्ल तो अब आ चुकी है, जेन ज़ी आ चुके हैं, आप उनकी शमूलियत अपने साथ किस तरीके से, अब आप देखिए ना दुनिया भर में जब उनकी फ़िल्म रिलीज़ होती है जेन ज़ी की, तो आप देखिए कि वो मिलियंस क्या, वो तो फिर उसका जो रिकॉर्ड बिजनेस होता है, लेकिन जो हमारा आपका एज ग्रुप है वो हम अपने मिशन इम्पॉसिबल को भी नहीं बचा पाते हुँ, बॉक्स ऑफिस पे। हुँ। तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि यहाँ उनकी दिलचस्पी को क्यों नहीं मद्देनजर रखते हुए उनको शामिल किया अच्छा, जाने वाला जेन है? ज़ी को शामिल करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए होंगे, जैसे ऐसे पॉपुलर शोरा को बुलाया गया, जिन्हें शायद शोरा की कैटेगरी में हम उस तरह तसव्वुर ना करें, लेकिन वो पॉपुलर शोरा हैं, तो वो आते हैं, तो उससे नौजवान नस्ल आती है, तालियाँ बजाती है, आई लव यू कहती है। इसी तरह जो कॉमेडियंस हैं और जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, अब जैसे वसीम बदामी को जब आप कराची लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाते हैं, तो जो नौजवान नस्ल है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अब उस पे एतराज़ लोग करते हैं कि ये सही इंतखाब है या नहीं। ताबिश अभी उर्दू कॉन्फ्रेंस में थे, तो ये वो लोग हैं जो नई नस्ल को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। शायद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इस पे बहस हो सकती है। और एक ज़माना था जो आपने सेट पैटर्न की बात की ना, बात ये है कि जब इम्तियाज़ साहब हयात थे, अब्दुल्ला हुसैन हयात थे, तो काशिफ़ भाई जब वो थे, तो मैं समझता हूँ कि वो यकसानियत में भी अपना जादू जगा सकते थे। जब असद मोहम्मद ख़ान आके बैठ जाएँ या क्या कहते हैं ज़ाहिदा आपा हों, तो वो फिर जो पैटर्न है उसी पैटर्न में वो जादू जगा दिया करते थे। नहीं, मैं मगर नयापन तो हाँ, देखिए ना, मुतकाज़ी है। देखिए ना, बात ये है कि जिस जो आया है उसने एक मुकाम हासिल किया, उसने चले जाना है। अब उसके आगे लोगों ने उस काम को हुँ, लेके चलना है, और हुँ, दिलचस्पी एक ऐसी चीज़ है जो उसके अंदर बरकरार रखनी है। बिल्कुल। मेरा सवाल अभी भी यही है कि आप अगर देखें तो हमारा, क्योंकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, कोई वो नहीं है, अभी आप देखें कि इस जिस तरीके से कराची लिटरेचर फेस्टिवल मुस्तकिल ऑडियंस के हिसाब से, ये सब शामिल होने के बावजूद भी ऑडियंस तो नहीं आ रही। हुँ, जो नामों की तरफ आपने इशारा भी किया है वो बल्कि पॉपुलर, वो तो बल्कि उन्होंने तो आप ये कहें ट्रांसजेंडर पे भी, मौजूद के ऊपर भी उन्होंने पॉपुलैरिटी की वजह से उसको भी शामिल किया। हालांकि ट्रांसजेंडर अब पे लोग किया, कहते हैं कि, एलजीबीटीक्यू पे किया, हाँ, हालांकि लोग पॉलिटिकल कहते किए। हैं कि वो उसका कोई अदब से ताल्लुक़ नहीं है, कोई हुँ, फेस्टिवल का नाम तो वो अदब फेस्टिवल है। हुँ, तो उसके बावजूद भी लोगों का उसमें भी नहीं आना, हुँ। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तादाद में क्यों कम हो रहे हैं फिर आप? या अच्छा, तादाद में बढ़ना चाहिए ना? बात ये है कि आप तो खुद इंतज़ामी उमूर में रहे हैं और इस तरह की कई तकरीबात और बड़ी मेगा प्रोजेक्ट्स को कवर कर चुके हैं, तो आपका तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है, तो आप इसमें ज़्यादा बेहतर राय दे सकते हैं। मेरा ये ख्याल है तंग कि नज़री, तंग नज़री इसका अच्छा सही है। वन वर्ड, सिर्फ तंग नज़री, मुंतज़िमीन की तंग नज़री, और हुँ, ये कि तुमको क्या आता है जो हमें आता है, सुनने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है मुंतज़मीन में, ज़रा सी भी। आप ज़रा सा उनसे ये कह दें कि ये मौज़ूआत पिछली कॉन्फ्रेंस के भी यही हैं, हुँ, की और का फ़र्क हो रहा है। आपने कहा कि उसके तनाजुर में तो गालिब आ गए थे, अब आपने वो इकबाल कर दिया, मतलब हुँ, आगे की लाइन भी तब्दील नहीं की। सर वो शामिल नहीं कर रहा है। हुँ, ठीक है। जहाँ ये मैनेज हो रहा है ना किसी भी कॉन्फ्रेंस में, और जहाँ वो उनकी जो भी सो कॉल्ड बैठे हैं थिंक टैंक, वो बदलने तैयार नहीं है। तो ख़ैर, अगर आपका ये तजुर्बा है, आपका ये मुशाहिदा है, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें गौर करना चाहिए, क्योंकि जो कराची का नौजवान है, ये कराची की जो ऑडियंस है, वो तो आपको पता है कि क्रिकेट मैच देखने नहीं जा रही, तो यकीनी तौर पे कभी ना कभी वो इन फेस्टिवल्स में उनकी तादाद कम हुई है, कम होगी। जबकि तो कराची के नौजवानों की तादाद बुक फेयर में बढ़ गई। हाँ, बुक फेयर में तो है, देखें ना, अच्छी तादाद अब है। आप वो देखिए जो हमारा इंटरनेशनल बुक फेयर दिसंबर में आता है, उसके अगर आप नंबर्स देखें बाकी अदबी कॉन्फ्रेंसेस के मुकाबले में, हुँ, तो वो अपनी जगह को बतदरीज बढ़ाता जा रहा है। वहाँ पर पब्लिशर्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, और ऑडियंस एक दिन की, पहले वो कम हॉल में होता था, अब वो मुकम्मल एक्सपो सेंटर के एक एक बड़े हॉल हॉल में के हो रहा एक है, एक इंच बिलाशुबा। में हुँ, होता है, और वो पूरा नहीं कर पाते। जो उनके टाइमिंग्स हैं, बल्कि टिडैप वालों का वो एक्सपो सेंटर है, उनको टाइम भी एक्सटेंड करना पड़ता है उनके लिए, खोलने का भी हुँ, और बंद करने का भी। तो बिलाशुबा। ऐसा नहीं है कि नौजवानों की दिलचस्पी नहीं है, हुँ, क्योंकि वहाँ पर मौज़ूआत, उनको अपनी मौज़ूआत की चीज़ें मिल रही हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि बिल्कुल, आपके बिल्कुल। जो मौज़ूआत हैं हुँ, कॉन्फ्रेंसेस के, आपको उनको देखने की रिवाइज़ करना ज़रूरत है, पड़ेगा। और उसके अंदर एक मिक्स बनाना चाहिए। हुँ, यंग भी, और ज़ाहिर है जो लोग हैं, जैसे ज़ाहिर है अब जो लोग मौजूद हैं, आप हुँ, उनकी भी तो उस तरीके से, अब हुँ, तारड़ साहब अगर मौजूद हैं, तो
असद मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत जिंदगी दे। रखे, ज़िंदगी दे। इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं उनका इस्तेमाल, हम्म। और उसके साथ साथ उसी नहीं, तरीके की नई उसको साथ लेकर सही, चली, जो मतलब बिल्कुल आपने मुझसे पूछा तो मेरा बिल्कुल बिल्कुल। उसमें, तो फिर ये सब हो रहा था काम, सारी चीज़ें हो रही थी। मुझे चूंकि मालूम है आपसे मेरी बात होती रही फिल्म के बारे में, आपका जो इतना ज़्यादा एक सिलसिला बना, और मैं तो बल्कि एक बात यहाँ पे अपने चैनल की वसातत से करूँ, ज़ाहिर है पहले भी होती रही होगी, कि ज़ाहिर है कि जिस तरीके से आप आम फहम ज़ुबान में बात करते हैं फ़िल्म को लेके, जब मुश्किल नहीं बनाते, और वो एक अगर एंटरटेनमेंट का मीडिया में है तो आप कोशिश करते हैं, मैंने क्योंकि पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, कि मुश्किल बात ना की जाए, एक कमर्शियल सिनेमा को अलग बात की जाए और एक पैरेलल सिनेमा के मुतालिक अलग बात की जाए, लोग गड़मट कर जाते हैं। आपने इसको बाकायदा मशगला बनाने के बजाय मसला कैसे बनाया? अच्छा, ये बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा, अब ये कहानी अगर आई गई तो मैं बयान करूँ। देखें, इसका आगाज़ होता है, हमारा बचपन गुज़रा सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब में वर्ल्ड कप होने वाला था, क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो वहाँ डिश एंटीनाज़ लगे, तो वहाँ सोनी का भी डिश लगी। उस ज़माने में डिश का कल्चर था। तो सोनी टीवी बिल्कुल हमारे सामने आया, और हम उससे पहले ज़ी हॉरर शोज़ देखा करते थे, बड़े बी क्लास किस्म के शो होते थे वो। तो सोनी जब हमने पहल हमारे सामने ये सीआईडी और आहट जैसे ड्रामे, जिन लोगों ने देखे हैं वो जानते हैं, तो वो वहाँ से शुरू हुआ। तो वहाँ पे ऐसे चैनल्स भी थे जो पुरानी फ़िल्म्स लगाया करते थे। उनमें कभी-कभार वो पॉपुलर फ़िल्म्स तो लगाते थे, कभी-कभार वो ऐसी फ़िल्म्स लगाते थे जिनके अदाकारों को हम पहचान नहीं पाते थे। उनकी रंगत अलग होती थी, वो डायलॉग अलग तरीके से बोलते थे। वो साउथ इंडियन एक्टर्स होते थे, साउथ इंडियन डब फ़िल्म्स होती थी। तो वहाँ से साउथ इंडियन इंडियन फ़िल्म्स का हमें पता चला। अच्छा, जिस चीज़ ने बहुत अहम किरदार अदा किया वो था वो शोज़, वो मैगज़ीन शोज़ जो बताते थे कि भई फ़िल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? फ़िल्म इंडस्ट्री में इस हफ़्ते कौन-सी फ़िल्म आई? फ़िल्म इंडस्ट्री में इस हफ़्ते क्या-क्या हुआ? कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है? तो जो रेटिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसे हमारे यहाँ आज भी लोग कबूल करने को तैयार नहीं है कि जी आप रेटिंग क्यों दे रहे हैं? नंबर 1, नंबर 2 क्यों दे रहे हैं? और ये रेटिंग का तसव्वुर सही नहीं है। वो रेटिंग का तसव्वुर 96, 95 में ही मेरे ज़हन में रासिख़ हो गया था, चूँकि मैं ये इंडियन और इंटरनेशनल शोज़ देखा करता था जिसमें वो फ़िल्म के बारे में, फ़िल्म के बिज़नेस के बारे में बताया करते थे। तो ये इतना पहले मैंने इस चीज़ को पाया, और साउथ इंडियन सिनेमा के हवाले से जो मेरा शऊर था, वो समझें कि एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि 2007-8 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था मेन स्ट्रीम मीडिया यानी एक्सप्रेस अखबार के अंदर, जिसमें रजनीकांत और कमल हसन सर को कवर किया गया था। तो उसकी हेडिंग ये थी कि बिग बी से बड़े और खान से महान, ये है इंडिया के असली सुपरस्टार। तो 2008-9 में ही मेरे जहन में ये क्लियर था कि जो साउथ इंडियन सुपरस्टार हैं, इनका स्टारडम बाकियों से मुख्तलिफ है। उस वक्त तो आप देखेंगे कोई साउथ इंडियन सिनेमा की बात भी नहीं करता था, लेकिन मुझे जो हुक मिला था वो ये था कि जब मैं 95-96 में डिश पे ये फिल्म्स देखता था, तो वहाँ मुझे पता चलता था कि जो शो करने वाला है वो बताता है कि चेन्नई के सुपरस्टार रजनीकांत ने ये फिल्म की, या सुपरस्टार कमल हसन ने एक फलाही तकरीब में लोगों को सामान बांटा या चीज़ें दी। तो मुझे अंदाज़ा होता था कि ये कोई अलग सुपरस्टार हैं। तो इस तरह फिल्म का सिलसिला शुरू हुआ। और जो आपका सवाल है, वो बात यह है कि चूँकि हम अदीब हैं, बुनियादी तौर पे फ़िक्शन राइटर हैं, तो फ़िक्शन की तनकीद हमारा मौज़ू है। तो फ़िक्शन की तनकीद थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मुश्किल होती है, हर एक उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो हमारे पास वो टूल तो है कि वही असूल, वही ऐनक, वही अच्छा हम फ़िल्म पे अप्लाई करें, और कभी-कभार हम करते भी हैं। जैसे अभी मैं एक प्रोजेक्ट के लिए खलीलुर रहमान कमर साहब के और फ़रहत इश्तियाक साहिबा के 2 ड्रामों का तनकीदी जायज़ा ले रहा हूँ फ़ेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। मगर चूँकि फ़िल्म पॉपुलर चीज़ होती है, आम लोगों के लिए होती है, तो मैंने कोशिश की कि आम अंदाज़ में तज़िया करूँ, लेकिन अगर चैलेंज कोई करेगा तो हम मुश्किल अंदाज़ में भी कर नहीं, लेते हैं। लेकिन मुझे जो दिलचस्पी है, जो सुनने वालों को, देखने वालों को भी दिलचस्पी होगी, ये होगी कि जो जिन्होंने आपको फ़ॉलो नहीं किया हुआ या नहीं देखा, वो आपको फ़ॉलो करें, देखें, तो फिर आपको पता चले। बहुत अरसे से मैं ये देख रहा हूँ, या चीज़ें हो रही हैं कि हम सब का बहैसियत एक पाकिस्तानी, हम सब का एक ताल्लुक़ हिंदुस्तान के साथ ऐसा है कि ज़ाहिर है कि 2 मुल्कों का बँटवारा होता है तो नेचुरली हम अलग हो जाते हैं, लेकिन हमारा जीन या हमारी चीज़ें सब कुछ उस तरीके से मिलती हैं। तो ज़ाहिर है शुरू से हमारे ही घरों में दिलीप कुमार का होना या रफ़ी साहब का होना, किशोर का हुँ। होना एक आम सी बात है। शायद हम उनसे ज़्यादा एसोसिएटेड हैं बनिस्बत मोहम्मद अली, हाँ, ये बात सही है। हाँ, मोहम्मद अली, वहीद मुराद या मेहदी हसन खान साहब से ज़्यादा, हम उनसे ज़्यादा, उनकी ज़्यादा हमें गाने भी पता हैं, ये चीज़ें भी पता है, क्योंकि रैपिडली नज़र आते रहे, होता रहा, मीडियम बड़ा था, वीसीआर का ज़माना था। आपने तो डिश बहुत बात की, पहले वीसीआर, बिल्कुल। वीसीपी, उस तरीके से चीज़ें आती थी, सब कुछ हो जाता था। तो एक बॉलीवुड के साथ एक नेचुरली हर आदमी का ना एक बॉलीवुड के साथ एक बड़ा सवाल, आपने उसको शिफ्ट कर दिया, हुँ, कम से कम उस हद तक तो शिफ्ट कर दिया जो आपको जानते हैं। आपने बॉलीवुड से बड़ा बना दिया इस वक्त जो है साउथ को। हुँ, अच्छा, आप नंबर्स पे अगर बात करें तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन लोगों को हजम नहीं होता जब आप ये कहते हैं ना, बॉलीवुड
ख़त्म होता जा रहा है। आप आपके कैप्शंस मैंने ये देखा कि बिल्कुल एक थ्रिलिंग होते हैं, जिस तरीके से आप थंबनेल वगैरह डिज़ाइन करते हैं। तो वो आप मुझे बताएं, क्या वाक़यातन हकीकतन भी ऐसा है, या ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए आप अपने थंबनेल्स के ऊपर जा रहे हैं? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 2017 में मैंने पहली बार कुछ दोस्तों से ये बात कही थी कि यार एक फ़िल्म आने वाली है और ये फ़िल्म जो है हिंदुस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो उन्होंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? और जिस दिन वो फ़िल्म रिलीज़ होनी थी 28 अप्रैल था मेरे ख़्याल में, तो मैंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे अपने लिखा था कि आज जो है ख़ास के बनाए हुए तमाम रिकॉर्ड्स टूट जाएँगे। तो दिल्ली से एक साहब जो मुझे फ़ॉलो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये कौन-सी फ़िल्म है? और यहाँ तो इतनी दिल्ली में गर्मी है कि कौन फ़िल्म देखने जाएगा, हम तो इस फ़िल्म को जानते भी नहीं हैं। मगर रात में उनका मैसेज मुझे आया और कहा कि आपने सही कहा था, यहाँ तो मतलब पूरे जो नॉर्थ है उसमें तो इस फ़िल्म को दीवानों की तरह देखा जा रहा है। तो वो फ़िल्म थी बाहुबली 2। बाहुबली 2 एक ऐसा सिनेमा था जिसने पूरे हिंदुस्तानी सिनेमा के 100 साल का रुख बदल दिया। नॉर्थ जो मरकज़ था, मुंबई जो मरकज़ था, जो पहले बॉम्बे था, उस मरकज़ को उठा के राजामौली हैदराबाद ले गया। अच्छा, उस वक़्त उन्हें भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। मगर उन्होंने कितना बड़ा शिफ्ट पैदा किया कि लोग शशदर रह गए। और 2017 में मैं उस चीज़ को यहाँ कराची बैठ के महसूस कर सकता था फ़िल्म की रिलीज़ से पहले, यहाँ तक वो हीट मेरे पास आ रही थी। लेकिन अगर आपके अंदर वो महसूसात ना हों, आपके अंदर वो सेंसर्स ना हों, तो आप उसे महसूस नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा जो वाक़या था वो केजीएफ था और इसी दौरान आया कोविड। देखिए, बॉलीवुड को 3 चीज़ों ने नुकसान पहुँचाया। आज भी लोग मुझसे कहते हैं कि साउथ इंडियन सिनेमा एक बुलबुला है। तो मैं कहता हूँ ये बात तो मैं 10 साल से सुन रहा हूँ। आप भी मुझे 10 साल तक आगे और सुनाते रहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ज़माने में ये बात पाकिस्तान में बैठ के एक ऐसा शख़्स जिसके पास वो वसाइल नहीं हैं, हाँ, टूल्स वो नहीं थे, टूल्स नहीं हैं, टूल्स सही रहते हैं। जो इंडियन क्रिटिक्स के पास हैं, अगर आपको ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि बॉलीवुड ज़वाल पज़ीर है और एक नया सिनेमा उभर रहा है। और अगर आज आके अनुराग कश्यप ये बात कहता है, सुभाष घाई ये बात कहता है, तरुण आदेश ये बात कहता है, कोमल निहाता ये बात कहता है, और अगर आप फेसबुक पे जाएँ, सॉरी फेसबुक कह रहा हूँ, आप यूट्यूबर्स को देखें इंडिया के, जो शोबिज़ पे व्लॉग्स करते हैं, तो वो खुद लिखते हैं, बॉलीवुड इज़ फिनिश्ड, गेम ओवर फॉर बॉलीवुड, हुँ। कैन बॉलीवुड मेक अ कमबैक। तो जो 2017 में मैंने बात कही, वो बगैर किसी टूल के, बगैर किसी उन वसाइल के जो गट फीलिंग पे कही आपने। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रूनुमा होने वाला है, और मैंने इस पे बहुत गालियाँ खाई। यानी मैंने अपने दानिश्वर तबके से जो हुँ। इल्मी और फ़िक्री और अदबी अशराफिया है, उन्होंने नहीं मुझे तो ताने दिए। नहीं, आप मुझे थोड़ी-सी एक बात बताइए ना, तो हमारे पास तो देखिए ना, क्या आप उन फिगर्स को, जो फिगर्स हिंदुस्तान से आते हैं तमिल हुँ। सिनेमा के, तेलुगु या मलयालम सिनेमा के, अब इसको प्रैक्टिकल पे बात करते हैं ना, नॉर्थ ज़ोन, साउथ ज़ोन पे बात करते हैं, थोड़ा-सा इसको हुँ। मज़े का बनाते हैं। नॉर्थ में इस वक़्त एस्टेब्लिश्ड, मेरे और आपके टूल्स एक ही हैं। कितने एस्टेब्लिश इस वक़्त सिनेमा है और कितनी स्क्रीन्स हैं नॉर्थ हुँ। की, हुँ। और साउथ की क्या है? सही। फ़र्क कितना है? कितनी परसेंटेज मतलब? साउथ के अंदर स्क्रीन्स कम हैं, कम है ना? कम हैं। मानते हैं आप? बिल्कुल। दूसरा मेरा सवाल ये है, टिकट का फ़र्क कितना है हुँ। नॉर्थ का और साउथ का? नॉर्थ ज़्यादा प्राइस रखता है, लेकिन साउथ भी अब महँगे टिकट्स रखना शुरू हो गया अब है। ना, हुँ। अभी हम 10 साल से बात, हुँ। क्या आप समझते हैं कि जो फिगर साउथ से आ रहे होते थे, वो फिगर कभी भी ऐसे थे कि वो जेन्युइन फिगर थे? ये बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इस बारे में मेरे ख्याल में जो इंडियन क्रिटिक्स हैं वो ज़्यादा बेहतर राय दे सकते हैं, और जो हिंदी क्रिटिक्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिंदी क्रिटिक्स उन नंबर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर तरुण आदेश उसे एक्सेप्ट करता है, कोमल निहाता एक्सेप्ट करता है, तो अपने शक के बावजूद, चूंकि वो वहाँ बैठे हुए हैं और उनके पास ज़्यादा बेहतर ज़रिया है उन्हें नहीं, आपको जांचने नहीं का। लगता कि ये फिर कॉन्स्पिरेसी है कोई एक? नहीं, उसमें बात यह है कि इंडिया जो साउथ है ना, वहाँ फुटफॉल पहले दिन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ कोई संडे नहीं आता। सर मैं सब एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ग्लास है ना 300 मिलीमीटर का, हम्म। उसमें वही पानी आएगा। थोड़े बहुत नंबर्स के अंदर एग्जैजुरेशन के इम्कानात मौजूद हैं। ख़ासतौर पे जो छोटे सर्किट्स हैं साउथ के, वहाँ से जो नंबर्स आते हैं, उनके बारे में ये बात कही जाती है। सर देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूँ, क्योंकि ये मज़ा आएगा इनको सुनने में, देखने वालों को। जवान फिल्म रिलीज़ होती है, हुँ। जवान फिल्म मल्टी लैंग्वेज में रिलीज़ होती है। जितना बड़ा उसका स्केल था जवान का, उस जवान के स्केल के हिसाब से, अदर देन हिंदी, वो जिन ज़ुबानों में भी रिलीज़ हुई, उसमें से उसने सिर्फ 75 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। सही। ठीक है, ये इस वक्त तक किसी नॉर्थ की फिल्म का, ओरिजिनल नॉर्थ की फिल्म का सबसे बड़ा बिजनेस है, बिलाशुबा। 75 करोड़। हुँ। अभी उसके करीब कोई भी नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक साउथ की फिल्म जो इंडिया में डब होती है, वो 800 करोड़ कर जाती है। हुँ। हाउ इट्स पॉसिबल? नहीं, तो वो काशिफ़ भाई नंबर तो 9 से आ रहे हैं ना। नहीं नहीं,
मैं कह रहा हूँ ये वहाँ उन्हीं की जुबान में है ना, हाँ ये भी तो उन्हीं की जुबान में है, तो नहीं उनकी नहीं कुशादगी वो कुशादगी बिल्कुल अलग चीज है। हम हाँ, वही वो कुशादगी बिल्कुल कुशादगी पे मैं बात कर हाँ रहा हूँ कि नॉर्थ के दिल की में जो वो जगह कुशादगी नहीं है, है, वो जगह नहीं साउथ है, के दिल में वो जगह क्यों नहीं है? नहीं है वो जगह। वो अपने वो बड़े क्या कहते हैं कंजर्वेटिव है, वैसे बहुत लिबरल हैं। यानी वहाँ सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो केरला के अंदर है। और सबसे ज़्यादा कहते हैं कि जो हम थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन जो मुसलमानों की सबसे अच्छी सूरत हाल है वो साउथ में और ख़ासतौर पे केरला के अंदर है। मगर अपने स्टार्स के मामले में वो बहुत कंजर्वेटिव हैं। और ये बात सलमान खान ने कही, ये बात नॉर्थ के स्टार्स कहते हैं कि यार हम तो आपके स्टार्स की फिल्म्स को देखते हैं। अब आप देखें ना, पुष्पा ने जितना बिजनेस तेलुगु में नहीं किया होगा उसका दुगना हिंदी में किया। तिगना तिगना कह लें। बाहुबली ने पूरे साउथ से जितना बिजनेस किया था तमाम लैंग्वेजेस में, जी इतना अकेला हिंदी में किया सर, दंगल ने माने कुछ नहीं किया। था। दंगल के ज़माने में तो ये वाला एक्सिस्ट था ही नहीं, मतलब सिर्फ नहीं, मैं एनिमल। तो सिर्फ देखने की बात कर रहा हाँ हूँ। नहीं नहीं वो ओटीटी पे देख स्टार, लेते हाँ नहीं मैं हैं। वही कह रहा हूँ, स्टार की बात कर वो रहा हूँ टिकट ना। खरीद के नहीं देखते। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि वो टिकट खरीद के उन्होंने सिर्फ शाहरुख खान और रणबीर कपूर को देखा है। वहां पर हाँ साउथ में हाँ साउथ में एनिमल को देखा है और जवान को जवान देखा है। को देखा है। अच्छा, उसके पीछे उसके भी रीजंस भी डायरेक्टर्स उस के डायरेक्टर्स है ना, डायरेक्टर्स के सिंपल, क्योंकि हाँ एक इनके अलावा जितनी स्टार कास्ट थी हम्म वो सारी स्टार कास्ट उनकी अपनी थी, अपनी थी। दोनों फिल्मों में ऑलमोस्ट, हम्म तकरीबन हीरोइन असल सबसे तो बड़ा ये कि तो, डायरेक्टर सबसे बड़ा हुक था, ठीक है ना। एटली और संदीप। और सर नहीं, मैं तो वो हुक फिर म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी देता हूँ ना, हाँ क्योंकि देखिए अनुरुद्ध ना, तो खैर इज अ देखिए बिग ना नेम। क्योंकि वो वहां पर जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अनुरुद्ध तो स्टार है। अनुरुद्ध तो वहाँ पे आप समझे कि रहमान को क्रॉस कर गया है। और कई फिल्म्स तो कहते हैं कि अनुरुद्ध की म्यूजिक ही की वजह से सबसे पहले तवज्जो हासिल और करती हैं। खास तौर पे एक नई इस्तेलाह लोगों को बीजीएम की, पहले ये बीजीएम का बिल्कुल बीजीएम को तो इतनी ज्यादा आप अहमियत नहीं देते थे, नहीं, लेकिन आज तो वो बीजीएम अलग जॉनरा बन गया है बिल्कुल अलग, के टोटल। भाई म्यूजिक अलग है, बीजीएम अलग है, और बीजीएम का किंग तो अनुरुद्ध है। तो वो उसको भी सारा का सारा, बिल्कुल। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि इसको कुछ आप मार्जिन देने के लिए तैयार हैं कि हाँ कुछ मार्जिन हो सकता है कि वहाँ के जो नंबर हैं कुछ नंबर्स एग्जैजुरेटेड हो सकते हैं कुछ बिल्कुल। कुछ हो सकते हैं। अब अच्छा, देखें ना, नॉर्थ में भी तो मसला है। नॉर्थ की क्रिटिक्स भी गालियां दे रहे हैं, हिंदी के क्रिटिक्स तनकीद कर रहे हैं कॉरपोरेट बुकिंग की। तो ये जो स्काई फोर्स थी अक्षय की फिल्म, उसके अंदर कहा गया कि जाली बुकिंग हुई दबा के। कोमल निहाता ने तो क्लियर कहा कि हाउसफुल हैं और अंदर खाली है। थिएटर्स खाली हैं, और ये जो नंबर्स हैं ये फेक नंबर्स हैं। तो ये भी मसला है। अभी अक्षय की एक और फिल्म आ रही है, उसके साथ भी कॉर्पोरेट बुकिंग का इशू है। शाहरुख पे भी तनकीद हुई, मगर जो गैर जानिबदार क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा कि जवान और पठान के नंबर्स जेन्युइन थे। थोड़ी बहुत एग्जैजुएशन सब करते हैं। नॉर्थ के अंदर पहले दिन कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन बहरहाल चूंकि वहीं टूल्स हैं, वहाँ क्रिटिक्स वहीं के क्रिटिक्स हैं, तो उनके फैसले को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम बहुत दूर बैठे हुए हैं यहाँ तो पे। आपके ख्याल से वाकईतन, अब हम थोड़ा सा इससे बात करें कि वाकईतन बॉलीवुड जो है वो बहुत पीछे चला गया और उसका कमबैक मुश्किल है? देखें, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, लेकिन पहले तो ये मानना पड़ेगा कि बॉलीवुड ज़वाल पज़ीर है, और जो साउथ है वो सर मैं इमर्ज हुआ है। से देखें ना, आप तो ये मान रहे हैं। नहीं ना, हाँ हमें और हम हाँ ही देखें प्रोग्राम में इस वक्त मैं और आप बैठे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। और आप और मैं ही बात करेंगे, हम्म मैं भी आपसे इस पे डिसएग्रीमेंट नहीं कर सकता। लाख मेरी मोहब्बत बॉलीवुड के साथ है, मैं ही उन सबको देख के बड़ा हुआ हूँ, चीज़ें हुई हैं, सब कुछ हुई है, मुझे साउथ से वो नहीं है। लेकिन एक फैक्चुअल पोजीशन अगर आपके सामने है, आप डिनाइल मूड में आप नहीं जा सकते अब आप किसी भी नहीं जा तौर पे। सकते। देखें, बात ये कि अब तो ये क्लियर हो गया। मैंने आपसे कहा है कि 2017 में जब मैंने ये महसूस किया था कि हैदराबाद से या क्या कहते हैं तेलंगाना से एक कुछ हीट, एक आतिश फिशां फटा है, और मैं कराची में उसकी हीट महसूस कर सकता था। तो केजीएफ अगला फेज था, लेकिन कुछ और मसाइल भी हैं। देखें, कुछ और चीज़ें हुई हैं, 3 चीज़ें हैं टोटल। बॉलीवुड, हम टेक्निकल बात करते हैं, देखिए मेरे पास तो टूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, मैं आपको उससे बात करूंगा। हमारे यहाँ लोग ऐसी बात कर देते हैं, फिल्म हिट है, फिल्म फ्लॉप है। अरे भाई, नंबर्स तो दे दो, किस तरह है, नंबर्स भी दे दो, और दूसरा कितनी जगह रिलीज हुई थी और कितने सिनेमाज में थे और और स्क्रीन्स कितने थे कितना और कितने। बजट था। अब जैसे सिकंदर सबसे बड़ी फ्लॉप है हाँ, सलमान सिकंदर खान की, फ्लॉप है। क्योंकि क्यों बजट लोगों को ज्यादा। अंदाजा ही नहीं है हम्म, कि वो जो रिलीज साइज था बिल्कुल रिलीज साइज की वो वजह से रिलीज उठा था। साइज के ऊपर हाँ, फिल्म की हाँ, ऊपर डिपेंड, और फिर जो विंडो, अब अगर यही आम दिनों की विंडो होती तो कुछ और बिजनेस, लेकिन ये ईद विंडो थी। डियर जिंदगी शाहरुख खान की फिल्म थी, 62 करोड़ नेट के बिजनेस में सुपर हिट थी। सुपर हिट थी, तो आपको ये चीजें समझ नहीं समझ होंगी। नहीं हमारे पड़ेंगी। यहाँ तो लोग इतने, अभी क्या कहूँ, नन्हे काके हैं कि कहते हैं अरे जनाब फिल्म कैसे फ्लॉप हो गई, ओटीटी राइट्स इतने में गए, डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स इतने में गए, म्यूजिक इतने में गए, फिल्म तो ऑलरेडी नफे में। अरे यार, आपको अभी बेसिक साइंस ही नहीं पता। खैर, अर्ज ये कर रहा था कि 3 चीज़ें थी बॉलीवुड को जिनसे सदमा पहुंचा। पहली तो साउथ थी, 2017 में बाहुबली की एंट्री। दूसरा मसला था कोविड से ये उस तरह मैनेज नहीं कर सके। और जो तीसरा मसला था वो था ओटीटी। इनके ऊपर 3 चीज़ों का हमला हुआ, ये उससे इमर्ज नहीं हो सके। हाँ, 2023 के अंदर कुछ ऐसी फिल्म्स बॉलीवुड ने दी जिन्होंने, मतलब ऐसा हमें लगा कि चीज़ें बदल रही हैं, मगर हकीकतन चीज़ें अपने कोर में जो था ना मसला था, यानी अंदर मरज था, ऊपर आपने कुछ मेडिसिन थी जो काम कर गई। अब आप देखें कि इस वक्त बहुत बुरा हाल है, और यकीन माने मैं आपको सच बता रहा हूँ,
दुखी दिल के साथ बता रहा हूँ, एटली और अल्लू अर्जुन की फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद बॉलीवुड के पास अभी कुछ भी नहीं बचा, जी कुछ नहीं बचा। और ये फिल्म की अनाउंसमेंट जो है ना, ये बहुत ही खौफनाक मामला है, क्योंकि बहुत अरसे से शोर मचा हुआ था कि एटली कुमार सलमान खान के साथ फिल्म करेंगे, बिल्कुल। लेकिन ये अनाउंसमेंट बताती है कि फिल्म का जो अल्लू अर्जुन के साथ बननी थी उसका स्क्रिप्ट ना सिर्फ तैयार था, बल्कि वीएफएक्स आर्टिस्ट जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं वो उस स्क्रिप्ट को पढ़ चुके थे और कैरेक्टर्स डेवलप कर चुके थे। यानी सलमान खान को एटली कुमार बहुत पहले ही स्क्रीन से हटा चुका था, क्योंकि उसे पता था कि सलमान में अब वो दम तो नहीं है। एटली ने विजय से अल्लू की तरफ कैसे शिफ्ट किया? नहीं, विजय का मामला ये है कि विजय पॉलिटिक्स में चला गया। विजय ने अपनी लास्ट फिल्म अनाउंस कर दी है कि अभी फिलहाल मैं सियासत में हूँ, उसकी जो आखिरी फिल्म है वो आने वाली है। तो वो पहले तो शाहरुख की तरफ गया, पहले वो विजय से शाहरुख की तरफ गया। उसमें भी विजय और शाहरुख का मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला था शाहरुख खान के कि वो एटली कुमार के साथ फिल्म करे। और जवान एक ऐसी फिल्म है जिस पर हम एक अलग सेशन कर सकते हैं, अगर वक्त हुआ तो हम उस पर मुख्तसर बात करेंगे। लेकिन ये कि अब वो अल्लू के साथ फिल्म कर रहा है। असल मसला ये है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म की जो अनाउंसमेंट है, अब यकीन माने मेरा तो दिल बैठ गया। मैं कहता हूँ कि अब आप कैसे इसका जवाब दे सकते हैं। सोचिए कि जब राजा मौली अपनी फिल्म महेश बाबू के साथ अनाउंस करेगा, जो कि बन रही है, और कह रहे हैं कि वो तो इंटरनेशनल फिल्म है, तो आप उसका कैसे जवाब देंगे? अच्छा सर, इन सारे नामों में शंकर कहाँ रह गया? शंकर का बहुत शुक्रिया। हम ये कहते हैं ना कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका शुक्रिया। शंकर ने बुनियाद रखी, शंकर पहला पैन इंडिया डायरेक्टर था, शंकर ने सबसे पहले वीएफएक्स इस्तेमाल किया, मगर अब शंकर आउटडेटेड हो गया। जैसे सुभाष घायल ने एक ज़माने में हमें खलनायक दी, लेकिन सुभाष घायल अब कोई ऐसी फिल्म नहीं बना सकते जो आपको और मुझे टिकट खरीदने पर मजबूर कर दे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत है, बहुत अच्छा बहुत काम है। किया, अभी मौजूद भी हैं, हम्म, लेकिन अब उनसे वो काम हम्म, नहीं हो रहा। बल्कि उसमें एक डायरेक्टर है, मुझे बड़ा मतलब जस्ट डायरेक्टर ने कल होना हो बनाई हो, उसके बिल्कुल। बाद उस डायरेक्टर निखिल अडवाणी ने निखिल उसके अडवाणी। बाद आज तक कोई काम हम्म। ऐसा किया ही नहीं कि जिसकी बुनियाद पे हम कुछ डिस्कस कर सकें। देखिए, मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कहूँगा, भारी दिल के साथ कहूँगा। सबसे बड़े डायरेक्टर नॉर्थ के हैं, 3 नाम ले लें, लेकिन उनमें से एक को हटा दें। हिरानी, राजकुमार हिरानी साहब, संजय लीला भंसाली, और आपके रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी अपनी कामयाबी की वजह से, और सिद्धार्थ को हम हाँ बाद में। बिल्कुल, आप तो बिल्कुल सही रोहित कह को रहे आप हैं। हटा दें, इन 2 की बात कर लें। इन 2 ने हमें बहुत अच्छा सिनेमा दिया, और ये मुमकिन है कि कल भी ये हमें अच्छा सिनेमा दें, लेकिन इनके विजन में फ़िलहाल बदकिस्मती से मुझे वो चीज़ दिखाई नहीं देती जो अभी इंडियन ऑडियंस को चाहिए। हो सकता है एक आध फिल्म ऐसी देते हैं, लेकिन इनके पास वो विजन अभी दिखाई नहीं दे रहा जो एटली कुमार का। और फिर लोगों को ये भी चीज़ बड़ी दिलचस्पी होगी कि बॉलीवुड ने अभी तक अपना स्पाई इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बनाया जितना बेहतर स्पाई वो लेकर आ रहे हैं। यूनिवर्स पूरा का पूरा, आप जिसको कहें। लोकेश कंगराज की यूनिवर्स मैं देखिए। वही कह रहा हूँ, हाँ, यूनिवर्स पूरा का हाँ, पूरा, कि अब आप देखें कि वो यहाँ पर उस तरीके से उस पर इतना काम नहीं हो रहा। और यह बिल्कुल कहना चाहिए एक होम्योपैथिक काम हो रहा है और एक हाँ। एलोपैथिक काम हो रहा है। बिल्कुल, अब देखें प्रशांत नील के ज़हन में क्या-क्या चल रहा है। वो प्रभास के साथ फ़िल्म करता है, वो केजीएफ 3, कल केजीएफ 3 की ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है कर दिए। कि ये आ रही है और आप इसे रोक नहीं सकते। रॉकी का तो जो आप फिनोमेना है, हम्म, वो तो बिल्कुल यूनीक है। और मैं, आप यकीन माने कि पुष्पा का तो कोई मवाज़ना ही नहीं है केजीएफ से। मतलब मेरे लिहाज से पुष्पा एक अच्छी फ़िल्म थी, एंटरटेनिंग फ़िल्म थी, लेकिन कोई हाँ बड़ी फ़िल्म नहीं थी। सही। उसमें बहुत मसाइल थे, एडिटिंग के भी मसाइल थे, लेकिन अगर आप कंपेयर करें केजीएफ से, तो केजीएफ बड़ी फ़िल्म है। तो प्रशांत नील का विजन आप देखें, वो एनटीआर के साथ काम कर रहा है, प्रभास के साथ काम कर रहा है, यश के साथ तो काम कर आप रहा मुझे है। बताएं, ये बॉलीवुड के अंदर ये जो जिस तरीके से अभी हम सुनने में आ रहे हैं, बहुत सारी पुरानी फिल्मों को अब ये दोबारा से जो है रिलीज़ करने की तरफ जा रहे हैं, हम्म। नाज अपना अपना को रिलीज़ करने की तरफ जा रहे हैं ये, और 2-4 फिल्में हैं वो इस तरीके से। तो और या फिर उनके पास, तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहे हैं कि बस अब जुम्मे के जुम्मे कुछ करना है, लेकिन ये हम्म। कोई विजन लेकर तो नहीं चल रहे इस सर, तरीके से वो आगे। बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, तगमांशु, हाँ जो शाहरुख खान के वालिद भी बने थे ज़ीरो में। तो उन्होंने कहा कि बात ये है कि इसका टिकट प्राइस कम है, तो जी। इसलिए ऑडियंस आके उसे देख लेती है, सस्ता टिकट मिल जाता है, पॉपकॉर्न वगैरह का भी ज़्यादा झंझट नहीं होता। तो टिकट प्राइस आप लोगों ने इतने ज़्यादा रखे हुए हैं कि वो पठान और जवान तो जाके देख लेंगे, लेकिन वो एनिमल देख लेंगे, लेकिन हर फिल्म वो नहीं देखेंगे। वो गदर देख लेंगे, जाट उस तरह उन्होंने नहीं देखी। अब आपके पास क्या बचा है? एक फिल्म जिसने अभी तक 60 करोड़ नहीं किया, आप उसका जश्न मना रहे हो कि वो बिल्कुल एक कामयाब फिल्म नहीं, है। बल्कि उसकी तो अनाउंसमेंट हो गई आज, जाट 2 की। हैरान कुन है कि जो फिल्म 60 करोड़ कर चुकी है और शायद 100 करोड़ भी ना कर सके, नहीं कर पाएगी, वो आपकी जबकि एक, इंटरनेशनल पे तो कुछ बिजनेस ही नहीं नहीं है, कोई कोई बिजनेस, बिजनेस, जीरो बिजनेस। बिल्कुल। और इसके मुकाबले में आप लूसीफर 2 देखें, इम्पुरान देखें, एक फिल्म से पृथ्वीराज बतौर डायरेक्टर, पृथ्वीराज जो है वो वैसे ही सलार की वजह से, और वो राजामौली की फिल्म में भी विलन है, वो ऑलरेडी नॉर्थ के अंदर वो इंटरनेशनली एक रिकग्नाइज चेहरा बन चुका है। और दी गॉट लाइफ का तो आपको पता बिल्कुल ही है, उसकी वजह से तो वो सब उसे जानते हैं। जानते हैं। लेकिन पृथ्वी ने अब जो काम किया बतौर डायरेक्टर, इसके ज़रिए मैं ये समझता हूँ कि जो पैन इंडियन डायरेक्टर्स की जो नई लिस्ट बन रही है, इसमें राजामौली है, प्रशांत नील है, एटली है, लोकेश कंगराज है, सुफ कुमार है, उसमें
पृथ्वीराज इंटर हो चुका है, और इसकी अगली फिल्म बताओ जो डायरेक्टर होगी उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होगी। और तो आपने तो उस फिल्म का स्केल देख लें और सिकंदर का स्केल देख लें, हैरान कौन है, मतलब वो फिल्म में सिकंदर कुछ भी नहीं है। हालांकि सिकंदर के डायरेक्टर फिर अगेन बात वही है कि वो पे साउथ के थे। वो ये फिल्म का सारा जो मैं समझता हूँ जिम्मेदार जो है ना, वो इसका प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा जिम्मेदार इसका प्रोड्यूसर है। वो क्या कर रहा था, उसने किक बनाई थी, किक ठीक फिल्म थी, मतलब आउट ऑफ अब किक 2 भी है शायद, किक फ्लोर 2 पे काम हो रहा है। हाँ कह तो रहे हैं, ऐसी बात है, अभी सलमान में दम तो है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो पुल तो करता है क्राउड। और सलमान को तो वाहिद मेरे मतलब मैं तो कहता हूँ ये बात, मैंने तो उस पर वो भी किया था कि सलमान वो वाहिद एक्टर है कम एक्टर्स में से, दूसरों को तो फिर भी कुछ चाहिए होता है, सलमान को सिर्फ कैमरा चाहिए होता है कि भाई मौजूद है, भाई चल रहे हैं, आप वीडियो बना लें, भाई को लोग देखने के लिए आ जाएंगे। दूसरे लोगों को तो स्क्रिप्ट भी अच्छा चाहिए, डायरेक्टर भी अच्छा चाहिए, भाई को कुछ भी नहीं चाहिए। भाई ने तो अपने फ़ैन फॉलोअर्स पे जितना खेल सकते थे पूरा कैरियर, भाई ने अपने ऊपर मेहनत नहीं की, भाई ने अपने फैंस के ऊपर किस तरीके से उनको लेकर चलना है क्या है। चलें सर, ये तो वहाँ की बात हो गई, लेकिन हमने बहुत यहाँ पर ये देखा कि हमारा जो इस वक्त मीडियम है, हमारी फिल्म का क्या हाल है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में सिनेमाज जो हैं वो 100 से भी नीचे होके, अब तो स्क्रीन्स भी इतने नहीं रहे, चीज़ें भी इतनी कम होती जा रही हैं। यहाँ तो अब जुम्मे क्या, ईद के ईद भी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही। तो यहाँ का क्या मामला देख रहे हैं? असल में बात यह है कि फिल्म बनती है सिनेमा के लिए, सिनेमा में पर्दे होने चाहिए तो फिल्म चलेगी। अब आपके पास सिनेमा ही नहीं है, कोई बहुत अच्छी फिल्म बना ले, मौला जट बना ले, तो बहुत ही यूनिक वाकया होता है तारीख के अंदर कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ सिनेमा ही नहीं है वहाँ मौला जट बन जाए और चल जाए। और फिर इंटरनेशनल मिला के 300 करोड़। हाँ, बिल्कुल ऐसे वाकयात बहुत कम होते हैं, उनको सुनहरी हरूफ से लिखा जाता है। तो बिलाल लाशारी को तो मेरा सलाम। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में सिनेमा नहीं है। सिनेमा कब आएंगे? जब सिनेमा इंडस्ट्री ग्रो करेगी और सिनेमा फ़ायदे में जाएंगे। फ़ायदे में जाने के लिए इंडियन फिल्म्स यहाँ लगानी होगी। इंडियन फिल्म्स यहाँ कौन लगाएगा ये मैं नहीं जानता। मैं समझता हूँ कि नून लीग की हुकूमत ने माजी में भी इस हवाले से अच्छे इकदाम किए थे। मैं फिर दरख्वास्त करूँगा कि इंडियन फिल्म्स की रिलीज़ के हवाले से कुछ किया जाए। मगर एक नुक्ता है कि इस बार जो अड़ियलपन है, जो ज़िद है और जो इंतहा पसंद सोच है, वो इंडिया में है हमसे ज़्यादा। जब वो हमारी फिल्म लगाने को तैयार नहीं है और शिद्दत पसंदी का मुजाहरा करते हैं, तो फिर हमारे पास जवाज़ कम रह जाता है। फवाद खान के ट्रेलर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी इस वक्त आई हुई है, शायद हो सकता है वो फिल्म OTT की तरफ चली जाए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ ही इसलिए किया गया है कि हाइप क्रिएट करके OTT पे जाएं। मगर मौला जट वहाँ रिलीज़ होनी चाहिए थी। मौला जट एक ऐसी फिल्म है जिसे इंडियन ऑडियंस मिलनी चाहिए थी, बड़ी ऑडियंस मिलनी चाहिए थी। तो अभी जो मसला है उसका कुछ सबब वहाँ है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मरज़ तो हमारा है ना, तकलीफ़ में तो आप और मैं हैं, हमारी सिनेमा इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि कम से कम जो पुरानी फिल्म्स हैं, जो पहले एक बार पाकिस्तान में लग चुकी हैं, जिनको आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, वो ही री रिलीज़ कर दें। वो फिल्म्स जो आपके पास ऑलरेडी आप मौजूद हैं, उन्हें आप दिखाना शुरू कर दें। जैसे अब बॉलीवुड भी तो पुरानी फिल्म्स रिलीज़ कर रहा है, तो आप भी करें, तो शायद आपके यहाँ सिनेमास कुछ बहाल होना शुरू हो जाए। इंडोनेशियन फिल्म्स कितने लोग देखते होंगे मुझे नहीं हाँ पता। बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये मुझे बताइए कि लोग, आप ज़ाहिर है कंपैरिजन तो बन जाता है कि अगर आप हम असर हों, आप खान्स के कंपैरिजन को सही समझते हैं, होना चाहिए? आपकी नज़र में कौन खान ऊपर है? एक तो हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं कि जी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि कंपैरिजन क्यों नहीं होना चाहिए? क्या आप दो एक जैसी चीज़ों को तोलते नहीं हैं? क्या फिल्म्स के नंबर्स नहीं होते? क्या फिल्म्स की तादाद नहीं होती? क्या रिलीज डेट्स नहीं होती? क्या आप लोगों के कद को नहीं तोलते? तो जब दो शख्स, दो अदाकार एक जगह मौजूद हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं और वो खुद एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, खुद कम्पीट कर रहे हैं, तो आप कहो कि हम ना तोलें, ये बड़ी अजीब बात है। मेरा ये कहना है कि इस लीग के अंदर सलमान खान तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। दो आदमियों में मुकाबला है, शाहरुख में और आमिर में। आपने सलमान को इतने बड़े फैन फॉलोइंग होने के बावजूद भी, सलमान भाई की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है कि उन्हें हमारे किसी तज़िये की ज़रूरत ही नहीं है। ये बात वो उससे बुलंद है। ये बिल्कुल वो उससे बुलंद है। शाहरुख और आमिर में मामला ये है कि ऑफ स्क्रीन, मैंने पहले भी कहा था कि ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दो जगह में मवादना करता हूँ, स्ट्रक्चर्स में मवादना करता हूँ। ये कोई हवा में की हुई बात नहीं है जैसे हमारे यहाँ दोस्त कर देते हैं। ऑफ स्क्रीन अगर आप देखें, यानी कि स्क्रीन से हटके, तो शाहरुख खान का जो अंदाज़ है गुफ्तगू का, उसमें एतमाद है, उसमें मिज़ा है। और आमिर खान का जो अंदाज़ है उसमें संजीदगी और खामोशी है। तो अगर आप सरफेस से खड़े होकर देखें कि एक आदमी हंस रहा है, बहुत ज़्यादा बड़बोला है, मजाक कर रहा है, तो आप बोलेंगे यार ये संजीदा आदमी नहीं है। और जो खामोश तबा है, कह रहा है मैं किताबें पढ़ता हूँ, आप बोलोगे यार ये बड़ा ज़हीन आदमी है। तो आमिर खान ने इस तरह लोगों को डिसीव किया, या उसका मेथड ये था। शाहरुख का मेथड अलग था, आमिर का मेथड अलग था। ऑफ स्क्रीन आपको आमिर खान ज़्यादा ज़हीन लगता है, गो कि दोनों ज़हीन हैं, मगर आपका जो इंप्रेशन है वो आमिर खान के हक में जाएगा। शाहरुख खान की इतनी बड़ी लाइब्रेरी आपको दिखाई नहीं देगी, मगर आमिर खान कह देगा कि मैं फारिग वक्त में किताबें पढ़ता हूँ। सर कौन सी किताबें पढ़ते हैं आप? बस एक जुमले से आप उसे वायरल कर दोगे। खैर, तो ऑफ स्क्रीन दोनों ज़हीन है, मगर आमिर खान की जहानत ज़्यादा लगती है। 2010 या 2008 के बाद आमिर खान ने बेहतर फिल्में मुंतखब की। शाहरुख खान की फिल्मों का इंतखाब मुझे कभी मुतासिर नहीं कर सका। मुझे लगता है कि जो उस बेचारे ने अच्छी फिल्म की वो नाकाम हुई। जैसे दिल से उसने अच्छी फिल्म की, स्वादे से अच्छी फिल्म की, वो नाकाम हुई। फिल्मों की चॉइस के मामले में आमिर खान
कम से कम 2008 के बाद बेहतर रहा। अच्छा, इसमें मैं स्क्रीन थोड़ी की हाँ हाँ, इसमें आखिरी थोड़ी सी मैं बात जी को जी थोड़ा सा आपको कहूँ कि जहाँ क्योंकि शाहरुख खान की बात आ रही है, मैं ये कहता हूँ कि शाहरुख खान ने रिवायती अंदाज को तोड़ने की कोशिश की। आमिर खान ने कहीं पे भी अपनी रिवायत तोड़ के आगे बढ़ता हुआ आपको 2000 जब से भी आप बात करें नहीं आया। मतलब शाहरुख खान ने एक नया सिनेमा दिया रावण बना के। हम्म उस वक्त कोई भी इस गेमिंग फिल्म को तसव्वुर भी नहीं, नहीं कर रावण ने सकता। तो वीएफएक्स दिया। रावण की तो कल बरसी भी थी, बरसी इन मानों में कि लोगों ने उसे याद किया। तो रावण ने तो वीएफएक्स की बुनियाद रखी बिला शुबा। देखिए शाहरुख का मसला ये हुआ, शाहरुख कहाँ फेल हुआ। आमिर खान ने थोड़े से तजुर्बात किए, बहुत बड़े तजुर्बात नहीं जी थे, लेकिन जो थोड़े बहुत तजुर्बात किए वो कामयाब हुए। शाहरुख खान ने कुछ बहुत बड़े तजुर्बात किए लेकिन वो नाकाम हुए। ये बहुत से लोगों ने कहा, ये हाँ करण जौहर ने भी कहा जी कि शाहरुख खान ने कई तजुर्बात की। उसने अशोका की, उसने स्वदेश की, उसने दिल से की। माय नेम इज़ खान भी इतनी बड़ी हिट नहीं थी। उसने फिर डियर जिंदगी की, वो एक छोटा तजुर्बा था, वो सेफ तजुर्बा था, रिस्क उसमें कम था। तो उसके नहीं, तजुर्बा शाहरुख खान के तो अर्ली करियर में जो सबसे बड़ा रिस्क हाँ लिया वो हाँ नेगेटिव वाला ना, वो तो देखिए ना, वो किसी ने देखे नहीं ना, किया, वो तो किस मतलब किसी ने नहीं किया। अगर आप इस तरीके से कंपेयर हाँ करने की बात करेंगे तो वो आप उसको टर्निंग पॉइंट हाँ कहाँ। बिला शुबा बिला शुबा। देखिए इसमें बात यह है कि आप बहुत से लोग कहते हैं कि शाहरुख खान एक नॉन एक्टर है। आज भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो मैंने उसमें कहा कि जो शख्स थिएटर करके आया हो, सीरियस थिएटर करके आया हो, जो शख्स टेलीविजन करके आया हो, और ये सास भी कभी बहू थी वाला टेलीविजन नहीं है बिल्कुल बल्कि दूरदर्शन है, बिल्कुल। वो शख्स जो 8 फिल्में करके आया हो, उसके बारे में आप कहते हैं कि वो एक्टर नहीं है। तो वो एक्टिंग जानता है या नहीं जानता ये अहम नहीं है, हम्म बात ये कि आप सिनेमा को नहीं जानते। क्योंकि एक स्ट्रक्चर ऐसा है, एक चॉपर ऐसा है जिसमें जो चीज़ डालेंगे वो मिक्स होगी। तो जो शख्स थिएटर कर चुका हो, जो हम्म शख्स टेलीविजन कर चुका हो, जो शख्स 8 फिल्में कर चुका हो, आप कहते हो उसे एक्टिंग नहीं आती, वो नॉन एक्टर है, ये एक लतीफ़ा है। प्रॉब्लम यह है कि शाहरुख खान एक सुपरस्टार है, सुपरस्टार की हैसियत से आप महदूद हो जाते हैं, आपको अपनी चीज़ों को रिपीट करना और पड़ता असल में है। शाहरुख खान और ये जो मौजू है हमारा, इस पे तो हमें पूरा एक एपिसोड कर सकते हैं। आप मुझे बताएं, शाहरुख खान से पहले हिंदुस्तान सिनेमा वर्ल्ड सिनेमा पे कहाँ था? हाँ कम था मेरे ख्याल में। अगर बच्चन साहब नहीं होते तो हम थोड़ा पीछे चले जाते, लेकिन अगर शाहरुख खान नहीं होता तो फिर आप खुद सोचेंगे आप कहाँ होते। आज भी पूरे साउथ का अकेला मुकाबला हाँ 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 ओवरसीज में सिर्फ वो- एक आदमी करता नहीं, है। वो तो उसने कहा ना, तरुण आदेश का कहा हुआ हतमी है कि इंडिया में 1 to 5 शाहरुख खान है, बाकी जो है वो 6, 7, 8 है, और ओवरसीज में 1 to 10 शाहरुख खान है, बाकी 11, 12, 13 तो है। इसके बाद तो वो बात रहती ही नहीं है कि जब वो ट्रेड नंबर 1 नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान का मौजूद है और वो जब आपको नंबर्स के ऊपर ये बात बता रहा है, क्योंकि आपको पता है उसकी ज़ीरो तक भी इंडिया से बाहर ओवरसीज़ में हाँ जो हाँ नंबर्स हैं ज़ीरो के, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ की किसी सुपर, मतलब मैं चलें जितनी फ़िल्मों को आप सुपर हिट फ़िल्में कहते हैं अब उनके वो नंबर्स नहीं है। दिलवाले के नंबर देख लें, दिल दिलवाले वाले तो के चार नंबर सौ दे रहे करोड़ हैं। रुपए हालांकि फ्लॉप बिल्कुल, फिल्म है। जी। और करण जौहर से किसी ने पूछा कि आपका सिनेमा इंटरनेशनल ऑडियंस तक गया, तो उसने कहा कि वो तो इस वजह से गया कि हमने शाहरुख खान को यूज़ किया, हमारे पास लॉन्चिंग पैड था। हुँ। पर आमिर और शाहरुख के कंपैरिजन में आखिरी बात मैं कर दूं तो मैंने कहा कि एक ऑफ स्क्रीन आपको ज़हीन लगता है, ज़हीन दोनों है। एक की फिल्म की चॉइसेस बेहतर थी, लेकिन ऑन स्क्रीन अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल में तो आमिर और शाहरुख का मवाजना नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो डायलॉग डिलीवरी का मामला है, उसमें बच्चन साहब के बाद जो दूसरा बड़ा स्टार है या दूसरा बड़ा अदाकार है वो शाहरुख खान है। हुँ, डायलॉग डिलीवरी में आमिर खान से उसका मवाजना नहीं है। फिर जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, हुँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि आमिर खान के पास अल्लाह ताला ने उसे जैसा बनाया है वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत मेहनती हुँ, अदाकार है, लेकिन वो तमाम एक्सप्रेशन नेगेटिव पॉजिटिव मिजाहिया वो शाहरुख खान के पास हैं। हुँ। मुझे महसूस होता है कि वो बतौर अदाकार आमिर से खासा आगे है। मगर चूंकि हमारी अदबी अशराफिया ने 2005-6 के बाद फिल्म्स देखना शुरू की जिसमें उसने कुछ अच्छी फिल्म्स की, रंग दे बसंती, दंगल, पीके, 3 इडियट्स, तो उन्हें लगा कि आमिर खान ही दुनिया का सबसे बड़ा अदाकार है, कमल हसन और मोमोटी कौन है वो जानते ही नहीं है। हुँ। नहीं, ये तो ख़ैर अब नहीं जानते और उनको जान के बात करनी चाहिए, हमेशा से जानकारी के बगैर कोई भी बात बात नहीं नहीं होनी हुई। चाहिए। क्योंकि देखिए ना, अगर शाहरुख खान ने भी की तो हाय राम जब उसने की, तो ज़ाहिर है उसने जब कमल हसन के सामने खड़े होके जब अदाकारी की, तो ज़ाहिर है कमल हसन की अदाकारी में हमेशा से शाहरुख खान और उनके दरमियान जो एहतराम का रिश्ता, हुँ, या जिस तरीके से शाहरुख खान ने बुनद को बना के चला है, अभी भी नॉर्थ और साउथ की, बिल्कुल। कोई भी मौजूदा ज़माने में भी इतनी अच्छी बुनद रखने वाला आदमी नहीं है। कि अगर आप ये भी देखें तो वेस्ट बंगाल में शाहरुख खान इस वक़्त उनका एम्बेसडर है, तो एक बिल्कुल, अरसे से है। हाँ। तो मतलब अगर आप हिंदुस्तान के अंदर भी पैन इंडिया बात करें, अगर किसी के अंदर नॉर्थ से अभी भी स्ट्राइक करने की हिम्मत है कि वो स्ट्राइक नॉर्थ में जाके कर सकता है, तो वो हुँ, हुँ। शाहरुख खान है। हाँ, हाँ, अब तो ब देखिए आपके पास कुछ बचा नहीं है, आपके पास सिर्फ़ 2 स्टार्स हैं। आपके पास इस वक़्त रणबीर है आपके नॉर्थ में,
और शाहरुख खान है। दो आदमियों के जरिए ही अब आपको जंग लड़नी है। हाँ, वॉर जैसी फिल्म्स जब आएंगी तो चूंकि वॉर के पीछे बहुत बजट है, बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है, उसमें भी फिर तो देखिए वो ना कुछ नहीं हलचल उसमें भी पैदा। एन टी एन आर हाँ, जूनियर तो एनटीआर है, मौजूद हाँ है ना सर, बिल्कुल वो भी बिल्कुल कहीं ना कहीं देना साउथ का भी तो उसके अंदर एक बिल्कुल। तड़का मौजूद है ना, हाँ उस तरीके से। हाँ, मतलब ये कि वो फिल्म्स कुछ हलचल पैदा करेंगी, मगर जिनके जरिए आप मुकाबला करेंगे वो आपके पास यही कैसा दोस्त देख रहे हैं। हैं सर अभी फिक्शन में काम हो रहा है, नए आने वाले जो लिख रहे हैं चीज़ें कर रहे हैं पॉपुलैरिटी की तरफ, उनका आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ें देख रहे हैं आप, पढ़ने में कुछ हो रहा है, या यहाँ पर भी जो है वो थोड़ी सी सूरत हाल वैसी है? उर्दू फिक्शन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, नए लिखने वाले आ रहे हैं। हम जैसे नए लिखने वाले, हम भी इस मैदान में नए लिखने वाले ही हैं। तो जब हमारी हौसला अफजाई करते हैं सीनियर्स, तो हमें बहुत खुशी होती ट्रेंड है। पे बात करते हैं, आपको लग रहा है कि ड्रामा पाकिस्तान का तो वैसे भी कभी पीछे नहीं गया था, लेकिन इस वक्त अपने कोई पूरे जोबन पर है, जब से आपने उसको यूट्यूब को बेहतर टूल के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो आपको लग रहा है कि ट्रेंडिंग हमारी ड्रामास की ऊपर की तरफ गई है? जनाबे वाला बात यह है कि मैं पाकिस्तानी ड्रामे तसस्सुस से नहीं देखा करता था, मगर एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक ही हल्ले में जी। मेरे पास तुम हो, सदके तुम्हारे, और ये हम सफ़र, हम सफ़र। हाँ, और ये एक और जो अभी हानिया और फाहद मुस्तफ़ा का था, हाँ, कभी मैं कभी तुम। कभी मैं, ये ड्रामे मैंने देखे। और भाई मैंने ये जाना कि इनके अंदर बला की अट्रैक्शन है, और अगर आप इन्हें देखना शुरू करो तो आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। इनकी सादगी, इनके अंदर जो एक ज़िंदगी नज़र आती है, और इनके अंदर जो रोमांस का उनसर है, ख़ानदानी पहलू है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी ड्रामे में तो बहुत क़ुव्वत है। और ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही यूज़ कर रहे हैं, उसे यूज़ करें, चूँकि इनको इंडिया से बहुत ज़्यादा ऑडियंस मिलती है, बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है, मोहब्बत मिलती है और रसाई मिलती है। माहिरा ख़ान अगर रईस में गई, रईस जैसी बड़ी फ़िल्म उन्होंने की, तो उसकी वजह यही थी कि उनका काम यूट्यूब पे मौजूद था और उन लोगों ने उनके ड्रामे देख रखे थे। तो ये चीज़ होनी चाहिए। फ़वाद भी इसी तरीके से गया, फ़वाद अच्छा, भी मुझे हमसफ़र के एक ज़रिए। चीज़ और है, एक सवाल मेरे ज़हन में था। आप पे मैं बहुत असर देखता हूँ, आपकी तहरीर पे भी, आपकी शख्सियत पे भी, अफ़ाज़ रहमान साहब का। तो मैं ज़रूर उनको भी आपके अपने पॉडकास्ट में शामिल करना चाहूँगा, अफ़ाज़ साहब को, कि आपने उनको कैसा पाया हुँ। एक लीडर के तौर पे, एक मेंटर के तौर पर, और एक ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के तौर पे? आज आपकी शख्सियत में उनका कितना बड़ा देखिए, दखल अगर है? इकबाल खुर्शीद बतौर जर्नलिस्ट या बतौर फ़िक्शन राइटर अगर कोई ढंग की चीज़ लिखता है, एक ढंग की चीज़ लिखता है या 1000 काबिल मुतालिया तहरीरें उसकी कलम से निकलती हैं या एक निकलती है, उन सब की वजह हफ़ाज़ुर रहमान है। और कोई ऐसी चीज़ निकलती है जो कमज़ोर है, ख़ाम है, नाक़िज़ है, तो उसकी वजह मैं हूँ। हफ़ाज़ साहब ना होते तो मोहम्मद इकबाल शेख होता। इकबाल खुर्शीद मेरा पेन नेम है, तो मोहम्मद इकबाल शेख तो होता, लेकिन इकबाल खुर्शीद नहीं होता। इकबाल खुर्शीद इस वजह से है कि हफ़ाज़ुर रहमान थे। ही हैज़ बीन सो काइंड, सबसे दबंग एडिटर, सबसे सख्त मिजाज आदमी, एक नज़र उठाता था लोगों को सांप सूंघ जाता था, और हम भी उनके सामने खड़े होके, जो बिलावल साहब ने जैसे कहा कि कांपे टांगती थी, मगर उन्होंने बाद में मुझे बहुत मोहब्बत दी, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, और उनकी यादें मेरे जहन में भरी हुई हैं, और मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे वक्त हो तो बस मैं उन यादों को लिखता चला जाऊँ। इतना बड़ा आदमी, इतना अजीम आदमी, ऐसे लोग अब नहीं हैं, हो ही नहीं सकते। अफ़ाज़ साहब ने एक बार मुझे एक हिदायत की कि देखो ये जो है ना, ये ऐसे होता है। अब मैं बच्चा आर्ग्यू कर रहा हूँ, अरे सर यूँ है, यूँ है। उन्होंने मुझे रोका और कहा कि आप इस बात को याद रखें, मैं आज आपकी गलती की निशानदेही कर रहा हूँ, कल आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो आपको बताएगा क्या गलत हो। और आज कोई आपको नहीं बताएगा कि ये लफ्ज़ गलत है, जुमला गलत है, बात कहने का ढब गलत है। ये हफ़ाज़ुर रहमान ने बताया था। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं 1000 अच्छी चीज़ें लिखूँगा, मेरे सारे लाइक्स, मेरी पोस्टों पे आने वाले सारे शेयर्स, सब उनकी वजह से हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, और इसी बात के साथ, उनकी यादों के साथ, हम जो है अपने प्रोग्राम का भी अख्ताम करते हैं। हुँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का पॉडकास्ट बहुत रैपिडली और बहुत ही क्विक, पता नहीं चला होगा कि जितने टाइम में हाँ हमने जी, रिकॉर्ड किया। बिल्कुल आपसे मोहब्बत है, और काशिफ़ भाई जो हैं हमारे दोस्त हैं, हम ख़याल हैं, और सदके तुम्हारे, इन्होंने ही मुझसे पहली बार कहा था कि ज़रा उसकी एक एपिसोड देखें। उसकी एक एपिसोड देखने के बाद मैंने कहा कि भई कमाल है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा काशिफ़ भाई, थोड़ा-सा वक़्त आपका लूँगा। माहिरा ख़ान बतौर एक्ट्रेस लोग बहुत सी बातें करते हैं, कोई कहता है वो एजेड हो गई हैं, कोई कहता है वो इतनी खूबसूरत नहीं है। देखिए, मेरे यहाँ जो हुस्न का नज़रिया है ना काशिफ़ भाई, वो ये है, जो दिलीप साहब का था। दिलीप साहब की एक्टिंग यहाँ से यहाँ तक थी, उनके सिक्स पैक्स ऐप नहीं थे। वो कोई बहुत ही शानदार कपड़े पहन के नहीं आते थे, हालाँकि शानदार आदमी थे, मगर उनकी और देवानंद की एक्टिंग जो थी वो यहाँ तक की थी। तो शाहरुख खान सिक्स पैक्स ऐप के साथ आए, ना आए, आमिर खान पेट बढ़ा के आए, ना आए, एक्टिंग तो यहीं होगी। तो मेरे लिए जो सबसे, शानों का कैरेक्टर है। हाँ,
शानों पे मैं आता हूँ, मैं असल में कहता था कि दीपिका पादुकोण जो है ना, हाँ वो मेरी नज़र में दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी। क्यों? चूँकि मैं जिस्मानी हुस्न को अहमियत तो देता हूँ, जिस्मानी हाँ, हुस्न को, लेकिन लेकिन अदाकारी मेरे लिए जो थी ना, अदाकारी दीपिका यहाँ से यहाँ तक हाँ थी। उसकी आँखें, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, हम जब उसको पहली ओम शांति ओम में हमने उसे हम्म देखा, हर बार जब भी उसे देखा, हम्म मैंने उसको यहाँ से यहाँ तक देखा सिर्फ। उसकी बिकनी मैंने कभी देखी ही नहीं। तो माहिरा को जब मैंने आपके कहने पे देखा और बाद में अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए देखा, तो मैं देखता हूँ कि उस जैसा हुस्न मैंने बहुत कम देखा है। तो कमाल है। और इन खूबसूरत लोगों के तस्करे के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी एक खूबसूरत आदमी हैं और आपके साथ बहुत शानदार गुफ्तगू रही। आपके आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।